Hello everyone, welcome to Legal Code. I am Advocate Neeraj and today we are going to discuss the previous year question paper of All India Bar Examination 2021. This is a practice set number 12. इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक चैनल में अपलोड कर लिया है. आप लोग जाइए और विजिट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं. नेक्स्ट, विच वन इज लीडिंग केस इन द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. कल मैंने आपको ये पढ़ा दिया था. इसका आंसर डेट इज बी रेलन ब्राम फ्लेचर. डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 66A वॉज इनवेलिडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये जो इस बार हुआ था, यानी कि आपका जो AIB जो 15 हुआ था, इसमें ये आ रखा था, 2 बार क्वेश्चन आ रखा था सेट नंबर A पे. तो इसका आंसर है आपका श्रेय सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं. नेक्स्ट, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट. ये क्वेश्चन भी परसों मैंने पढ़ाया था, उसमें आ रखा. इसका आंसर है डेट इज D, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. नेक्स्ट, when two or more a person by fighting in the public place disturb the public or public peace, इसको क्या कहा जाता है. इसका आंसर डेट इज बी एफरे. एफरे आता है आपका सेक्शन नंबर 159 ऑफ IPC, जिसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पब्लिक प्लेसेस में झगड़ा करते हैं या पब्लिक प्लेस में लड़ते हैं ताकि पब्लिक पीस को नुकसान पहुंचा जा सके. अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 100 रुपये तक का जुर्माना और 1 महीने तक का सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है. बात करते हैं हम आपके राइट्स की. यह आता है आपका 146 में आता है IPC राइट. राइट में क्या होता है कि जब कोई अनलॉफुल असेंबली या अनलॉफुल असेंबली का कोई भी मेंबर हिंसा का इस्तेमाल करता है या फिर वॉयलेंस का इस्तेमाल करता है. और ये वॉयलेंस का इस्तेमाल क्यों करता है? ताकि कॉमन ऑब्जेक्ट को प्राप्त किया जा सके. तो हर एक व्यक्ति जो उस अनलॉफुल असेंबली का सदस्य रहा होगा, वो सभी ऐसा माना जाएगा कि उन्हें राइट्स किए हैं. इसके लिए 2 साल तक की सज़ा प्लस फाइन. ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है. उसके बाद बात करते हैं हम आमतौर पर आपका असॉल्ट आता है 351 IPC. इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा जेस्चर बनाता है या फिर इस प्रकार के प्रिपरेशन करता है, और ये प्रिपरेशन इसलिए करता है ताकि जानबूझ के करता है और इस इंटेंशन के साथ करता है कि ताकि वो दूसरे सामने वाले व्यक्ति पर हमला करने ही वाला है या इस प्रकार का आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करने ही वाला है. केवल और केवल शब्द असॉल्ट के डेफिनेशन में नहीं आते. सपोज अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है और वो दूसरे व्यक्ति को मुक्का दिखाता है तो इसको हम असॉल्ट नहीं कहेंगे. लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, और उसी समय वो अगर अपने बॉडी जेस्चर से क्या करता है कि सामने पड़े हुए एक डंडे को उठा लेता है, तो ये असॉल्ट के डेफिनेशन पे आ जाता है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ द क्लास हेटेड इज गिवन अंडर, किसमें दिया गया A 153A. इस 153A में ये दिया गया है. 153A में लिखा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी 2 समुदायों के बीच में, किसी भी 2 धर्मों के बीच में या किसी जाति के बीच में या फिर किसी निवास स्थान यानी कि कोई भी प्लेसेस के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर यानी कि समाज में शांति को भंग करने का प्रयास करता है, तो वो बेसिकली 3 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन अलग से होगा. यानी कि 2 समुदायों के धर्मों के बीच में या भाषाओं के बीच में, निवास स्थानों के बीच में मतलब क्या करना, दुश्मनी को पैदा करने का प्रयास करना कहते हैं 153A. 153AA में लिखा गया कि पनिशमेंट फॉर नोइंग कैरिंग आर्म्स, यानी कि उस चीज़ों के लिए दंड की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति आर्म्स लेकर के यानी कि हथियार को लेकर के और हथियार जो लिया जाता है वो किसी ऑर्गेनाइजिंग या फिर किसी प्रकार के मास ड्रिल करने की कोशिश करता है. यानी कि इसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इस प्रकार के हथियार को लेता है और ये हथियार किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्तेमाल होता है, मेन ड्रिल का इस्तेमाल हथियार के लेकर के किया जाता है, यानी कि मास ट्रेनिंग दी जाती है हथियार के साथ देकर के, और वो बिना किसी मजिस्ट्रेट के परमिशन की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को या फिर पब्लिक नोटिस के बिना दी जाती है. यानी कि पब्लिक प्लेसेस में अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट से परमिशन लिए बिना या फिर पब्लिक नोटिस के बिना हथियार लेकर के मेन ड्रिल करता है या फिर मेन को यानी कि जन समुदाय को ट्रेनिंग देता है हथियार लेकर के, और ये हथियार मतलब धारदार हथियार, ये जानदार हथियार या बंदूक लेकर के जाना, ये किसी भी चीज़ों का हथियार जो कि लोगों के लिए नुकसानदायक होता है, और ये बिना किसी मजिस्ट्रेट के या फिर पब्लिक नोटिस के करना, तो इसके लिए 6 महीने की सज़ा प्लस दंड दोनों ही हो सकता है. नेक्स्ट, द डिस्टिंक्शन बिटवीन 299 और 300 किसके बीच में हुआ था? इसका आंसर है बी, रेग वर्सेस गोविंदा. और किसने किया था? जस्टिस मेलविल. बी इसका आंसर है. नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर है डी, सिंगल सिटीजनशिप। कोई भी फेडरल फीचर्स नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन का। बाकी जैसे कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या फिर डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट में होती है, एक सेंटर में होती है, एक सख्त कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और डी सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन हम लोग बेसिकली हम क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को हम फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोग एक ट्रू डेमोक्रेटिक नहीं कहलाते। जैसे कि अमेरिका में क्या है, डबल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू अमेंड अंडर 368 में नोट अमेंड, किसको अमेंड नहीं कर सकता? बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक स्टेटमेंट को नहीं कर सकता। यानी कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, बट हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ जो होता है उसको किसी प्रकार से चेंज अमेंड नहीं कर सकता आर्टिकल 368 के तहत। नेक्स्ट, किस आर्टिकल के तहत सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ के बारे में बताया गया? इसका आंसर है डी, दैट इज 25 में। आर्टिकल नंबर 25 में बताया गया है आपके फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, और किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। 14 में बताया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि भारत के क्षेत्र की जो सीमा क्षेत्र जो होता है, यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया। 15 में बताया गया कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 28 में बताया गया कि फ्रीडम टू अटेंडेंस, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मानना, किसी भी रिलीजियस वर्शिप को करना, फॉर मैंने सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 19 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्ट 1956 प्रोवाइड, मेंटेनेंस किसको देता है? ये आता है विडो डॉटर इन लॉ को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसके बारे में बताता है, या टेस्टामेंट्री सक्सेशन के बारे में बताता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी वसीयत के मर जाता है, तो उसमें कौन से प्रावधान लागू होते हैं? जैसे कि इसमें के दो क्लासेस होते हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड। जैसे कि अगर क्लास फर्स्ट में आता है, जिसमें आती है वाइफ, सबसे पहले आता है आपका बेटा, बेटी, पत्नी, तो इस पर क्लास फर्स्ट में आता है। फिर सेकंड क्लास में आता है फादर के नातेदार वगैरह आते हैं, जो इसको बताएगा सेक्शन नंबर 30 में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर योर AIB एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर योर LLB एंड जुडिशरी। नेक्स्ट, इनमें से कौन से सेक्शन में CRPC की बात करते हैं जो कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि एक्यूज्ड है, उसके द्वारा अगर रेप किया जाता है, उसकी एग्जामिनेशन की बात की जाती है? इसका आंसर है सी, दैट इज 53A। 54A में बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड, अगर कोई किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का अपराध आरोपित किया जाता है, तो एक आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया जाता है, जिसमें उस व्यक्ति की पहचान कराई जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है, या फिर वो चल फिर नहीं सकता, या फिजिकली मेंटली चैलेंज व्यक्ति है, या डिसेबल्ड व्यक्ति है, तो अगर उस व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की अगर आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है, तो उसके लिए वीडियोग्राफी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। 53A मैंने आपको बता दिया है। तो 53A में ये है कि अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड, उसने रेप किया किसी व्यक्ति का, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसको एग्जामिनेशन कराई जाती है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास जमा कराया जाता है, जिसमें उस व्यक्ति के नाम, उसका पता, उसकी उम्र, और किस प्रकार की उस इंजरी मार्क्स उसके शरीर पर पाए जाते हैं, उसकी DNA प्रोफाइलिंग की जाती है, या फिर उसके शरीर पर किसी प्रकार के किसी प्रकार के जैसे कोई स्पम पाए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 68 की बात करते हैं कि अरेस्ट टू बी मेड अकॉर्डिंग टू, इसमें बताया गया है, देखिए सेक्शन में 68 में बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है, तो वो कानून के प्रावधान के अनुसार ही स्ट्रिक्टली उसको स्ट्रिक्टली कानून के अनुसार ही किया जाना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 ऑफ द CRPC, एन एक्यूज्ड पर्सन कैन बी रिमांड टू द पुलिस कस्टडी, कितने दिन तक? 15 दिन तक रखा जा सकता है उस व्यक्ति को। अगर इसमें ये बताया गया कि अगर सेक्शन नंबर 57, जिसके तहत बताया गया कि मजिस्ट्रेट के पास किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर लेके जाना पड़ता है, और 24 घंटे के अंदर अगर किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है, तो वह सेक्शन 167 CRPC के तहत उस व्यक्ति को 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा जा सकता है। लेकिन और इसमें यह, और उस व्यक्ति को मैक्सिमम 90 दिन तक रखा जाता है कि अगर कोई उस व्यक्ति के ऊपर अपराध, डेथ, या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर 10 साल या उससे कम उम्र के संबंध में अगर उसको सजा दी गई है, तो 90 दिन तक अगर उसको जेल में रखा जा सकता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है, और दूसरे मामलों में 60 दिन तक भी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द वैलिड एडॉप्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1990 फिर 1955 के तहत? तो इसका आंसर है डेट इज बी। इसमें केवल बच्चे का गोद लेना और गोद देना ही आता है, दत्तक होम नहीं आता है। बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हिंदू मेल कैन अडॉप्ट अ फीमेल चाइल्ड, यानी कि एक कोई भी हिंदू मेल होता है वो किसी भी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है अगर उन दोनों के बीच की उम्र का जो डिफरेंस है वो 21 साल होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई महिला भी अगर वो किसी लड़की को अडॉप्ट करना चाहती है तो उसके लिए भी उन बच्चे और उसकी उम्र के बीच का डिफरेंस 21 साल होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956? इसका डेट इज ग्रैंड मदर। बाकी माता, विधवा, विडो जो होती है और डॉटर जो होती है ये डिपेंडेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट, अ कम्युनिकेशन मेड टू द स्पाउस ड्यूरिंग द मैरिज अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि क्या होता है कि जब कोई भी पति पत्नी वैवाहिक स्थिति में होता है, यानी कि जब उनके बीच में एक इस हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रहता है, तो उस दौरान अगर पति के द्वारा या उन पत्नी के द्वारा एक दूसरे को अगर कोई भी संसूचना यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसको गुप्त रखने के लिए इसमें बताया गया 122 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो कौन सा इसमें रेविडेंस प्रिविलेज्ड इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, इसमें बताया गया अगर उन दोनों के बीच में विवाह भंग भी हो जाता है, यानी कि इनके बीच में अगर कोई भी मैरिज जो होता है इसको कहते हैं डिसॉल्व भी हो जाता है इन दोनों के बीच में, फिर भी उन चीज़ों को डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कराया जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर पति और पत्नी एक दूसरे के खिलाफ सक्षम साक्षी होते हैं या एक दूसरे के खिलाफ केस कर रहे हैं तो उस केस में इन दोनों को प्रिविलेज नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, which section of the Indian Evidence Act provides that an accomplice is a complaint witness? C इसका आंसर है 133। 133 में बताया गया accomplice का मतलब होता है सेय व्यक्ति। अगर मान के चलिए अगर कोई दो व्यक्ति हैं, उन दोनों व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध को करने के लिए आरोप लगाया जाता है, तो उनमें से अगर कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है तो वह व्यक्ति ये कह सकता है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति ने अपराध किया। अब बेसिकली होता ये है कि अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जब किसी किसी प्रकार का कोई फैक्ट भी नहीं मिल रहा या फिर इस प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पता नहीं चल रहा है कि इसने अपराध किया नहीं किया है, तो किसी व्यक्ति को एक सरकारी गवाह बना लिया जाता है और जिसके तहत क्या होता है कि उस व्यक्ति को मतलब सरकारी गवाह बनाने के बाद क्या होता है कि उस व्यक्ति से कहा जाता है कि तुम जो भी तथ्य ये जो भी फैक्ट्स पूरे बताओगे। तो ये चीज़ होता है। तो एक्म्प्लाइज का मतलब से अभियुक्ति की इसमें सिंपल ही लिखा गया है कि 133 में कि से अभियुक्ति जो होता है एक सक्षम गवाह होता है। अब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ यानी कि जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ गवाह देता है तो सक्षम गवाह माना जाएगा। लेकिन फिर भी इसके लिए क्या होता है एक कोर्रोबोरेटिव एविडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा गया है वो अपने आरोप को मुक्त करने के लिए अपने आरोपों को से मुक्त होने के लिए भी वो इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां भी बरत सकता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 114 में बताया गया कि कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट, यानी कि किसी विशेष तथ्य के मौजूदगी के होने के बारे में न्यायालय प्रिज्यूम कर सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास चोरी का सामान पाया जाता है तो ये कोर्ट वो कर लेगा प्रिज्यूम कि वो व्यक्ति ही चोर है। इसी प्रकार को एग्जाम्पल हो सकता है। 118 में बताया गया है कि कौन कौन गवाही दे सकता है। तो इसमें सिंपल लिखा गया है कि गवाह देता है उसकी उम्र का कोई पैमाना नहीं है, कि अगर उसकी उम्र वो अगर नाजुक स्थिति में है, अगर जज साहब अगर उनसे सवाल पूछते हैं वो उसका सही जवाब देता है, या जो सवाल पूछा जाता है उसको समझने की उसकी क्षमता है, उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी पक चुकी है कि वो समझता है, छोटा बच्चा भी समझता है कि जो जज साहब उससे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देता है, तो ये भी माना जाएगा। अगर उसकी उम्र बहुत बूढ़ा हो जाता है तभी भी माना जाता है। अगर वो व्यक्ति पागल व्यक्ति स्थिति में होता है, अगर कोई व्यक्ति पागल और पागल स्थिति में नहीं है तो उस समय उसके गवाह को एडमिसिबल माना जाएगा। अगर लेकिन वो पागल है तो नहीं माना जाता। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 134 में बताया गया कि विटनेस की संख्या कितनी होती है, यानी कि नंबर ऑफ विटनेस। तो विटनेस की कोई संख्या ही नहीं होती है, विटनेस की कोई भी निश्चित संख्या ही नहीं होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अनएवरिंग राइट प्रोटेक्शन? तो इसका आंसर है डेट इज ए परफॉर्मेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एडम स्मिथ, देखिए ये कम से कम एक या दो बार आ चुका है ये सवाल भी। देखिए एडम स्मिथ हैज़ इन्यूमरेटेड कैनन्स ऑफ टैक्सेशन विच आर एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली। तो इसका आंसर डेट इज इक्वलिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी। नेक्स्ट, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं, इसलिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें और जितना हो सके इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और हमारे चैनल को जरूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें,
क्योंकि मैं आगे आप लोग के लिए इससे भी अच्छे और बेहतर कंटेंट जरूर लेके आऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और जिसका इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर उसके साथ आप जरूर उसको शेयर करें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।